कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा समय जब भारत के नक्शे पर बिखरे छोटे छोटे राज्य अराजकता, अव्यवस्था और कमजोर होते शासन तंत्र के बीच आपस में लड़ रहे थे। अभी इसी समय इतिहास के अंधकार पर चमक उठी एक नई किरण, एक शक्तिशाली वंश का उदय होता है जिसने भारत को उसकी पहचान दी, जिसे आने वाली पीढ़ियां भारत का स्वर्ण युग कहकर पुकारेंगी। यह कहानी है दोस्तों गुप्त साम्राज्य की, जहां कला अपने शिखर पर थी, विज्ञान ने नए आयाम छुए, साहित्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और शासन व्यवस्था ने विश्व में मिसाल कायम करी थी। चलिए आज हम कदम रखते हैं उस सुनहरे युग में जहां हर अध्याय से जुड़ी हुई है वीरता, कूटनीति, समृद्धि और संस्कृति की अद्भुत यात्रा। तो बने रहिए इस ऐतिहासिक रहस्यमय यात्रा में। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और लास्ट में हम पढ़ेंगे MCQs, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। NCERT पैटर्न पर आधारित पूर्ण तरीके से वेरीफाइड कंटेंट इसमें अवेलेबल है दोस्तों, तो थोड़ा डीपली तक जाइएगा। कंटेंट में मैंने क्या क्या पढ़ा है, इसमें इंक्लूड क्या क्या किया है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना को पढ़ा हमने दोस्तों। मुख्य प्रशासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्थिति, कला और स्थापत्य, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और गणित में योगदान, विदेश संबंध व अभियान, सिक्के और मुद्रा प्रणाली, गुप्तकालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत जैसे कि अलंकार, ताम्रपत्र, अभिलेख, इन सब को हमने इंक्लूड किया है। गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण भी हमने इंक्लूड किया है और लास्ट में जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs हमने इंक्लूड किए हैं। इतिहास के रंगमंच पर एक बार फिर दोस्तों भारत बिखराव के दौर से गुजर रहा था। कुषाणों का जो है पतन हो चुका था, चारों ओर छोटे छोटे राज्य जो है आपस में संघर्ष चल रहे थे। तभी उभरता है एक नया नाम जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी 319 से 320 ईस्वी के बीच में। अपने राजनीतिक कुशल और बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। इस गठबंधन ने मगध, प्रयाग और साकेत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो है एक कर दिया था। उसने अपने नाम के आगे जो है महाराजा धीराज की जो है उपाधि हासिल करी थी, तो इसको आपको जो है याद रखना होगा। महाराजा धीराज की भी उपाधि इन्होंने हासिल करी थी। पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसने शासन को मजबूत नींव रख दी थी। एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो रहा था जिसे इतिहास भारत का स्वर्ण युग कहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना ऐसे हुई थी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है तो उनको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख शासकों में देखेंगे कि कौन कौन से शासक थे। अब मंच पर आते हैं दोस्तों गुप्त साम्राज्य के महानायक, जिनके कार्यों में अनेक साम्राज्य को जो है अनेक बना दिया, अजेय बनाया है, जिसका नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी के बीच इन्होंने अपना शासनकाल चलाया था, जिसे इतिहासकार कहते हैं भारत का नेपोलियन। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति में दरबार के कवि जो है हरिसेन ने इनकी विजय गाथा लिखी है दोस्तों। हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति के रूप में लिखा था, जिसका वर्णन देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का। उत्तर से दक्षिण तक दोस्तों दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराकर उसने अपने पुनः शासन सौंप दिया था। शक्ति के साथ संयम और नीति का ये अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है दोस्तों। वीणा वादन में निपुण, काव्य प्रेमी और पराक्रमी योद्धा था। फिर आते हैं दोस्तों इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। 375 से 413 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। शकों को दोस्तों परास्त करके मालवा और गुजरात को अपने अधीन किया था। उज्जैनी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और इसके दरबार में बैठे कालिदास, बराहमिहिर और अमर सिंह जैसे रत्न। इसी के काल में चीन के यात्री जो है फाहियान भारत में आया था, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। चीनी यात्री फाहियान पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार पे जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कालिदास, बराहमिहिर, अमर सिंह जैसे विद्वान इनके समकालीन थे, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। गुप्त शासन में व्यवस्था जो है चक्र जो है बिल्कुल साफ सुसंगठित था। प्रदेश था, विषय था, विभाग था, ग्राम था। राजा के आदेश का पालन जो है हर स्तर पर होता था दोस्तों। और महाराजा धीराज परम भागवत और परमेश्वर की उपाधियां जो है राजा धारण करते थे। हालांकि राजा सर्वे सर्वा था, लेकिन ग्राम सभा और स्थानीय निकायों की भूमिका भी अहम थी इनसे। न्याय व्यवस्था सख्त थी लेकिन न्यायप्रिय मानी जाती थी। इस प्रकार दोस्तों इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और नागरिकों की भागीदारी भी हुआ करती थी। इनमें दोस्तों राजाओं का चुनाव नहीं होता था, यह वंशानुगत राजतंत्र चलता था। इस प्रकार दोस्तों पहले प्रदेश थे, फिर विषय हुआ करता था, विभाग हुआ करता था, फिर ग्राम हुआ करता था। इस प्रकार इनका जो है प्रशासनिक ढांचा था।
गुप्तों की सेना में दोस्तों देखेंगे कि इनका सैन्य व्यवस्था किस प्रकार था, तो बहुस्तरीय और सुसंगठित थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी इनके प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। समुद्रगुप्त की विजय में इनकी वीरता जो है झलकती देखने को मिलती है। आक्रांताओं पर विजय के बाद उन्होंने स्वतंत्र देकर अनेक समर्थनों को पाना गुप्तों की कुशल नीति अपनाई गई थी, इनको देखने को मिलता है। तो इनकी सैन्य व्यवस्था काफ़ी मजबूत होती थी। गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था थी दोस्तों यहाँ पर कृषि पर आधारित थी इनकी अर्थव्यवस्था। राज्य आय का जो है बड़ा स्रोत क्या हुआ करता था, तो भूमि कर यहाँ पर जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। व्यापार, दस्तकारी और शिल्पकला भी खूब इनमें देखने को मिलती है। देश विदेश में व्यापारिक संबंध भी इन्होंने स्थापित किए थे। सोने के दिनार, जिनको सिक्कों में अर्थव्यवस्था की मजबूती का परिचय देखने को मिलता है, सोने के सिक्के यहाँ पर जारी कराए गए थे। और व्यापारियों और कारीगरों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान मिलता था। तो दोस्तों भूमि कर, व्यापार कर, दस्तकारी करना प्रमुख कर था और इन्हीं कर पर दोस्तों इनका आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। सामाजिक ढांचा किस प्रकार था दोस्तों, मुख्यतः जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित था इनका समाज, लेकिन कठोरता जो है सीमित थी। स्त्रियों की स्थिति जो है तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई थी। वैदिक काल में हम देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत दयनीय थी, वहाँ पर पुरुष प्रधान माना जाता था। यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्त्रियों की जो स्थिति है कुछ जो है देखने को मिलती है, अच्छी देखने को मिलती है। शिक्षा, पूजा पाठ में भागीदारी थी। हालांकि सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं की झलक भी यहीं से देखने को शुरू मिलती है। नए नए उपवर्णों का भी विकास यहीं पर हुआ है। सती प्रथा और बाल विवाह जैसे प्रथाएं जो हैं गुप्त युग से ही देखने को मिलता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी युग में देखने को मिला था सती प्रथा। सती प्रथा भी दोस्तों एक अपने आप में अलग ही कहानी समेटे हुए है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि सती प्रथा के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसपे हम पूरा सती प्रथा के बारे में डिटेल से जो है जानकारी शामिल करेंगे। यदि आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक टॉपिक का पूरा डिटेल से जो है टॉपिक का एनालिसिस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। वीडियो के अंतिम में जरूर लाइक करिए, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। इनका जो है धार्मिक स्थिति कैसी थी, वैष्णव धर्म को दोस्तों राज्याश्रय का मिला था इनको, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति भी पूर्ण सहिष्णुता इन्होंने बरती थी। फाहियान ने लिखा था, भारत में हर धर्म का सम्मान था, कोई धार्मिक हिंसा नहीं थी। यही थी भारत की प्राचीन बहुलतावादी परंपरा। चीनी यात्री जो फाहियान भारत पर आया था उन्होंने ऐसे लिखा था कि भारत में जो है हर धर्म का सम्मान था, कोई धार्मिक हिंसा देखने को नहीं थी। कला और स्थापत्य में गुप्त काल को दोस्तों भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गुप्त काल को जो है भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। मंदिर स्थापत्य में पहली बार विकसित गुंबददार छतें, अलंकृत स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार देखने को मिले हैं। इसमें से कुछ उदाहरण दिए गए। इसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का विष्णु मंदिर, बुद्ध, विष्णु और शिव की भव्य मूर्तियां, इनकी खूबसूरती दोस्तों आज भी देखने को मिलती हैं। संस्कृत साहित्य में इनका जो है स्थान, साहित्य और शिक्षा में किस प्रकार स्थान रखते थे। संस्कृत साहित्य ने इस युग में नई ऊंचाइयों को छुआ है दोस्तों। इनमें प्रमुख थे कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश जैसी कृतियां इन्होंने दी थी। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, भास, शूद्रक, भारा भी ये दोस्तों कालजयी कृतियां हैं। शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, उज्जैनी और पाटलिपुत्र थे। बौद्ध, जैन, हिंदू और शाखाओं की सभी शाखाओं की जो है शिक्षा का इनमें समन्वय देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र ये सभी दोस्तों गुप्त काल की ही देन है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था दोस्तों, इनके बारे में क्या ही कहना। गुप्त काल ने विज्ञान को बहुत नई दिशा दी थी। आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग करके दशमलव पद्धति, ग्रहों की गति का अनुमान लगाया था। वराहमिहिर ने दोस्तों बृहत संहिता, ज्योतिष और खगोल शास्त्र में जो है अद्वितीय योगदान दिया था। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में दोस्तों इन्होंने प्रगति हासिल करी थी। नवग्रहों का अध्ययन और सौर मंडल की भी जानकारी यहीं से देखने को मिलती है। शून्य और दशमलव प्रणाली का भी विकास हुआ था। औषधि और शल्य चिकित्सा में प्रगति देखने को यहीं से मिली है। विदेशी संबंध व आगमन में देखेंगे कि किस प्रकार इनका विदेशी संबंध था, कौन कौन से विदेशी आए थे। समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों ने अपने प्रभावों को जो है विदेशों तक पहुंचाया है। मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से जो है इनका व्यापारिक संबंध था। चीनी यात्री फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी तक भारत में इनका आना जो है विदेशी संपर्कों
इनकी जानकारी मिलती है। भारत की धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रिय शासन की गवाही देता है। चीनी यात्री फाहियान चीन से आया था दोस्तों, उसने भारत की धार्मिक सहिष्णुता, न्याय प्रणाली, समाज व्यवस्था पर उन्होंने प्रकाश डाला था। वापस जाकर सिक्के और मुद्रा किस प्रकार चलाया करते थे। गुप्त काल के सिक्के जो है कला और शासन दोनों का प्रमाण है। सोने का दिनार चलाया करते थे। राजाओं के चित्र, शाही उपाधियां, देवी देवताओं के अंकन, चांदी व तांबे के सिक्कों के भी प्रचलन देखने को मिलते थे। इन सिक्कों में जो है शासन की समृद्धियां देखने को मिलती हैं। गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों कि इनका ऐतिहासिक किस प्रकार स्रोत है। प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलता है, जो कि इलाहाबाद स्तंभ में है। हरिसेन द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में देखने को मिला था। ताम्रपत्र, अभिलेख और मुद्रा देखने, इन सभी से जो है ऐतिहासिक स्रोत मिलता है गुप्तकालीन के। और जो मेन स्रोत देखने को मिलता है दोस्तों, वह था फाहियान के यात्रा विवरण से सामाजिक स्थिति का सजीव चित्र देखने को मिलता है। हुड़ों के आक्रमण का भी उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। और गुप्त साम्राज्य का पतन क्या बना था, इनका कारण क्या बना था। हर साम्राज्य का दोस्तों एक शिखर होता है, मतलब एक पीक टाइम होता है, और एक उसके बाद फिर जो है पतन का कारण बनता है। गुप्त साम्राज्य का भी यही हाल हुआ था। हुड़ों के आक्रमण से समुद्रगुप्त ने रोका, लेकिन साम्राज्य जो है कमजोर हो चुका था। हुड़ों का आक्रमण होने लगा था। इसके बाद जो है कमजोर उत्तराधिकारी हुए गुप्त साम्राज्य में। प्रांतीय शासकों का जो है विद्रोह होने लगा था। आर्थिक बोझ भी बढ़ने लगा था। प्रशासनिक ढांचों में जो है ढीलापन होने के कारण जो है इनका जो है पतन का कारण बना था। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य बिखर सा गया, लेकिन जो इतिहास रच गया वह भारत का स्वर्ण युग बनकर जो है अमर हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना था। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दोस्तों इंक्लूड किया था पूरा एनालिसिस, जो कि गुप्ता एम्पायर से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक हिस्ट्री में कई बार पूछा जाता है। तो इसको यदि आपने यहाँ तक पढ़ा है तो अब आगे आने वाले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर लगा लोगे। तो जरूर लगाइएगा, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो पूरा तरीके से कंठस्थ याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो आपने पढ़ा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी। तो दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र थी दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने रची थी दोस्तों। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचा गया था। हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त जो है किस वाद्य यंत्र में निपुण था। तो यह दोस्तों बीड़ा बजाने में निपुण था समुद्रगुप्त, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। शकों को स्थायी रूप से किसने पराजित किया था। तो शक को किसने किया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। गुप्त काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था। तो चीनी यात्री फाहियान था। गुप्त काल में किसके दरबार में आया था दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। गुप्त प्रशासन की राजभाषा क्या थी। तो संस्कृति थी दोस्तों गुप्त प्रशासन की राजभाषा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दूसरी राजधानी कौन सी थी। पहले तो दोस्तों पाटलिपुत्र थी, दूसरी इन्होंने अपनाया था उज्जैन को राजधानी। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था। दीनार कहा जाता था दोस्तों गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो भितारी में स्थित है दोस्तों। देवगढ़ में दोस्तों स्थित है दशावतार मंदिर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों कालिदास, बराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर अमर सिंह। तो आर्यभट्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से नहीं थे, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों कालिदास हैं, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा था। प्रसिद्ध आर्यभट्टियम की रचना किसने करी थी। तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था आर्यभट्टियम की रचना। मृच्छकटिक किसकी रचना है। तो ये दोस्तों शूद्रक द्वारा लिखी मृच्छकटिक है, जो कि इसको आपको याद रखना होगा। ये दोस्तों पूछे ही जाते हैं प्रश्न में, तो इनको आपको याद रखना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये दोस्तों था बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त किसे पराजित करने के लिए प्रसिद्ध है। तो किसको पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया था, लेकिन बार बार हुड़ों का आक्रमण होने के कारण जो है
इनकी जो है साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था और फिर बाद में हूणों का जो है अधिकार आने लगा था। गुप्त काल की कला को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ आर्ट कहा जाता है दोस्तों। और प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है दोस्तों? तो इलाहाबाद के स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जो कि हमने देखा है। गुप्त काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो राजस्व का मुख्य स्रोत था लैंड रेवेन्यू, भूमि कर जो है इनका प्रमुख रेवेन्यू का साधन हुआ करता था। गुप्त शासन किस शासन प्रणाली का पालन करते थे? गुप्ता रूलर्स फॉलोड विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? तो किस शासन प्रणाली का शासन करते थे दोस्तों? ये पूर्ण राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की, इस प्रकार का राजतंत्र इन पर था, जो कि देखने को मिलता है। भीतरी का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो भितारी का जो है प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने बनवाया था, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त प्रशासन में विषय शब्द का अर्थ क्या था? तो गुप्त प्रशासन में जो है विषय शब्द का अर्थ था दोस्तों जिला, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। बराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी दोस्तों? तो बराहमिहिर द्वारा लिखी गई बृहद संहिता, जो कि देखने को मिलती है। गुप्त साम्राज्य की प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल में किस विज्ञान में सर्वाधिक उन्नति हुई है? तो दोस्तों गुप्त काल में जो खगोल शास्त्र का जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। यहाँ पर खगोल वैज्ञानिकों ने बहुत ही यहाँ पर शोध किए हैं, वही देखने को मिलता है गुप्त काल में। गुप्त शासकों में किस पंचांग प्रणाली की शुरुआत करी थी? तो गुप्त काल में जो है शक संवत का शुरुआत किया गया था, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। शकों पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का देखने को जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है कि शकों पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय हासिल करी थी, जो कि जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का पतन जो है मुख्यतः किसके कारण हुआ था? तो वो तो देखने को बात ही है दोस्तों, अकाल कोई कारण नहीं है, विदेश व्यापार का पतन कोई कारण नहीं है, धार्मिक संघर्ष भी नहीं था, लेकिन कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण जो है इनका कमजोर पड़ने लगा था शासनकाल। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि यदि उत्तराधिकारी सही नहीं होंगे तो विदेशी आक्रमण जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उनकी पावर भी बढ़ती जाएगी, तो इस प्रकार इनका शासनकाल जो है कमजोर पड़ने लगा था। तो आज की वीडियो में हमने पूरा जो है गुप्ता एम्पायर्स की A to Z मैंने एनालिसिस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने लगा लिया है। यदि आपने इस वीडियो को देखते आए हैं अभी तक तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।